सोचिए, अगर आपका सबसे वफादार और मासूम पालतू जानवर एक ही रात में पूरी दुनिया को मिटाने वाला सबसे खूंखार और आदमखोर दानव बन जाए, तो आप क्या करेंगे? इंसान की ये काली करतूत और कुदरत का सबसे खौफनाक खेल शुरू हो चुका है। एक ऐसा म्यूटेशन जिसने सिर्फ एक सीधे साधे गोरिल्ला को ही नहीं, बल्कि जंगल के भेड़िए और पानी के मगरमच्छ को भी पहाड़ों जितने विशाल और अमर राक्षसों में बदल दिया है। शिकागो की धरती पर अब ना कोई कानून बचेगा, ना कोई सेना और ना ही कोई इंसान, क्योंकि जब ये तीनों महादानव एक साथ टकराएंगे तो सिर्फ और सिर्फ मौत का नंगा नाच होगा। अगर जिगर मजबूत है और अपनी आंखों से कयामत का मंजर देखना चाहते हो तो दिल थाम कर बैठिए और फिल्मी राज पर देखिए रैम्पेज की ये पूरी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की शुरुआत होती है साल 1993 से, जब वैज्ञानिकों ने जेनेटिक्स की दुनिया में क्रिस्पर नाम की एक बेहद एडवांस तकनीक का आविष्कार किया था। शुरुआत में तो ये वरदान थी, लेकिन जल्द ही लालची इंसानों ने इसका इस्तेमाल बेहद खतरनाक और अवैध जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए करना शुरू कर दिया। और अब वर्तमान समय में इसी का एक भयानक नतीजा अंतरिक्ष में देखने को मिलता है। धरती से मीलों दूर एक स्पेस स्टेशन पर क्रिस्पर तकनीक से म्यूटेट किया गया एक लैब रैट यानी चूहा इतना खूंखार और विशालकाय दानव बन चुका है कि उसने पल भर में स्पेस स्टेशन पर मौजूद पूरे साइंटिस्ट क्रू को मौत की नींद सुला दिया है। मौत के इस तांडव के बीच सिर्फ एक ही इंसान जिंदा बची थी, डॉक्टर कैरी एटकिंस। वो घायल हालत में हांफते हुए सीधे एनर्जिन कंपनी के मालिकों से संपर्क करती है, जिन्होंने इस खतरनाक वायरस को जन्म दिया था। कैरी उनसे गिड़गिड़ाते हुए खुद को वहां से रेस्क्यू करने की गुहार लगाती है, लेकिन एनर्जिन कंपनी की लालची और बेरहम सीईओ क्लेयर वाइडन को इंसानी जान की कोई परवाह नहीं थी। वो कैरी को साफ शब्दों में अल्टीमेटम दे देती है कि अगर धरती पर जिंदा वापस लौटना है तो उस म्यूटोजन के सारे रिसर्च सैंपल्स को साथ लेकर आना होगा, वरना उसे अंतरिक्ष में ही सड़ने के लिए छोड़ दिया जाएगा। अपनी जान की भीख मांगने के लिए कैरी मजबूरन उस कत्लखाने में वापस जाती है और सैंपल्स उठा लेती है, लेकिन तभी वो आदमखोर चूहा उसे देख लेता है और उसके पीछे लग जाता है। कैरी किसी तरह जान दांव पर लगाकर एस्केप पॉड तक पहुंचती है और खुद को स्पेस स्टेशन से अलग कर लेती है। अगले ही पल पूरा स्पेस स्टेशन उस दानव चूहे के साथ अंतरिक्ष में धुआं-धुआं हो जाता है। लेकिन कैरी की किस्मत खराब थी। धमाके की जबरदस्त लहर से उसका एस्केप पॉड बीच से फट जाता है और प्रेशर लीक होने की वजह से अंतरिक्ष में ही एक और भयानक ब्लास्ट होता है, जिसमें कैरी मारी जाती है। मगर असली आफत अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि वो खतरनाक म्यूटोजन सैंपल्स अब सीधे धरती की तरफ गोलों की तरह गिरने लगते हैं। अंतरिक्ष की इस तबाही से दूर कहानी अब सीधे पहुंचती है सैन डिएगो के एक शानदार एनिमल सेंचुरी में, जहां हमारी मुलाकात होती है इस फिल्म के असली हीरो डेविस ओकोये से, जो कि गोरिल्ला और वानरों के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। डेविस अपने साथी टीम मेंबर्स नेल्सन, कॉनर और एमी को साथ लेकर सीधे एप्स यानी वानरों के बाड़े की तरफ बढ़ते हैं ताकि वहां का रूटीन चेकअप कर सके। डेविस और उसकी टीम बाड़े के अंदर पहुंचते हैं, जहां पावो नाम का एक गोरिल्ला एक फीमेल गोरिल्ला के साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। डेविस तुरंत बीच में आकर उन दोनों को अलग कर देता है। पावो इस बात से काफी परेशान और गुस्से में आ जाता है और डेविस पर गुर्राने लगता है, लेकिन डेविस बिल्कुल शांत रहता है। वो पावो के करीब जाता है और इशारों की भाषा में उससे बेहद प्यार और शांति से बात करके उसका गुस्सा पूरी तरह शांत कर देता है। लेकिन तभी वहां एंट्री होती है इस सेंचुरी के सबसे खास और सफेद रंग के एल्बिनो गोरिल्ला जॉर्ज की। जॉर्ज को अचानक अपनी तरफ आते देख कॉनर बुरी तरह डर के मारे चीखने चिल्लाने लगता है। कॉनर का यह ड्रामा देखकर पावो का दिमाग फिर से सटक जाता है और वो कॉनर को कूटने के लिए उसके पीछे भाग पड़ता है। कॉनर की जान हलक में थी, लेकिन तभी बीच में आता है हमारा जॉर्ज। वो पावो को एक ही झटके में जमीन पर पटक देता है और उसे डराने लगता है। डेविस तुरंत जॉर्ज के सामने खड़ा होता है और उससे इशारों में बात करके उसे शांत करता है, और देखते ही देखते वो खूंखार दिखने वाला सफेद गोरिल्ला डेविस के साथ बच्चों की तरह मस्ती करने लगता है। दरअसल जॉर्ज बेहद मजाकिया है और डेविस उसे दुनिया में अपना सबसे जिगरी दोस्त मानता है। दिन भर का काम खत्म होने के बाद टीम मेंबर एमी डेविस के पास आती है और उसे अपने साथ शाम को ड्रिंक्स पर चलने का ऑफर देती है, लेकिन हमारे डेविस बाबू बड़े ही प्यार से उसके इस इन्विटेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। ये देखकर नेल्सन डेविस के पास आता है और उससे वो सवाल पूछता है जो सबके दिमाग में था, आखिर तुम इंसानों से इतना कतराते क्यों और इंसानों से ज्यादा इन जानवरों के इतने वफादार क्यों हो? तब डेविस एक बहुत ही गहरी बात बोलता है कि इंसान धोखेबाज हो सकते हैं, लेकिन ये जानवर मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं। इनके साथ कोई दिखावा नहीं करना पड़ता। सीन रात में शिफ्ट होता है। आसमान से आग के गोलों की तरह वो तीनों म्यूटोजन सैंपल्स तेजी से नीचे गिरते हैं। पहला सैंपल सीधे एनिमल सेंचुरी में जॉर्ज के बाड़े के अंदर गिरता है।
दूसरा सैंपल मीलों दूर एक घने जंगल में भेड़ियों के झुंड के पास जाकर गिरता है, जहां एक अकेला भेड़िया कौतूहल में उसके पास जाता है और उस कंटेनर से निकलने वाली हरी गैस सीधे उसके चेहरे पर स्प्रे हो जाती है। तीसरा सैंपल फ्लोरिडा की एक नदी में जाकर गिरता है, जहां पानी के नीचे छिपा एक बड़ा मगरमच्छ उस पूरे कंटेनर को ही जिंदा निगल जाता है। सीन वापस जॉर्ज के बाड़े पर आता है, जहां वो चलता हुआ कंटेनर फटा हुआ है और जॉर्ज भी उस खतरनाक म्यूटोजन गैस की चपेट में आ जाता है। अगली सुबह सेंचुरी में हड़कंप मच जाता है। नेल्सन दौड़ता हुआ डेविस के पास आता है और बताता है कि जॉर्ज अपने बाड़े में नहीं है, बल्कि वो ग्रिजली भालू के पिंजरे में घुस चुका है। डेविस जब वहां पहुंचता है तो अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां सेंचुरी का सबसे खूंखार भालू मरा हुआ लहूलुहान पड़ा था और हमारा जॉर्ज डर के मारे कोने में दुबका हुआ था। जॉर्ज की छाती पर जख्म था और वो इशारों में रोते हुए डेविस को बताता है कि पहले उस भालू ने ही उस पर वार किया था, लेकिन असली झटका तो तब लगता है जब जॉर्ज कोने से बाहर आता है। भाई, जो गोरिल्ला कल तक नॉर्मल साइज का था, वो रातों रात म्यूटेशन की वजह से पूरे 9 फीट का एक भीमकाय दानव बन चुका था। उधर पूरे देश की मीडिया में यह खबर आग की तरह फैल जाती है कि आसमान से कोई जानलेवा रहस्यमयी चीज देश के अलग अलग कोनों में गिरी है। टीवी पर चल रही इस सनसनीखेज खबर को डॉक्टर केट कॉल्वेल नाम की एक महिला बड़े ध्यान से देख रही थी, जिसके चेहरे पर एक गहरा सस्पेंस था। और ठीक इसी वक्त इस पूरी बर्बादी की मास्टरमाइंड यानी एनर्जीन कंपनी की सीईओ क्लेयर वाइडन और उसका बुजदिल भाई ब्रेड भी अपनी इस काली करतूत के नतीजे को टीवी पर लाइव देख रहे थे। क्लेयर को अंदाजा हो चुका था कि उनका खोया हुआ जानलेवा एक्सपेरिमेंट अब रंग दिखाना शुरू कर चुका है। ऑफिस के अंदर ब्रेड का डर के मारे बुरा हाल था। वो पागलों की तरह चीख रहा था कि इस बर्बादी की वजह से कंपनी को अरबों का चूना लग रहा है और वे पूरी तरह कंगाल होने वाले हैं। लेकिन उसकी शातिर बहन क्लेयर के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उसे पैसों की परवाह नहीं थी, क्योंकि उसका सबसे खतरनाक मिशन यानी प्रोजेक्ट रैम्पेज का म्यूटोजन पूरी तरह से पास हो चुका था। अब इस सच को हमेशा के लिए दफन करने और सबूतों को मिटाने के लिए क्लेयर एक बेहद खूंखार प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप यानी भाड़े के बेरहम सैनिकों को हायर करने का प्लान बनाती है। उधर सेंचुरी में हालात बदतर हो रहे थे। तभी वहां एंट्री होती है डॉक्टर केट कॉल्वेल की। केट सीधे हमारे डेविस के पास पहुंचती है और एक ऐसा खुलासा करती है जिसे सुनकर डेविस भी हैरान रह जाता है। केट बताती है कि वो कोई मामूली डॉक्टर नहीं, बल्कि उसी एनर्जीन कंपनी की पूर्व वैज्ञानिक है जिसने इस जानलेवा म्यूटोजन को तैयार किया था। केट कहती है कि इस बर्बादी के पीछे कहीं ना कहीं उसकी भी रिसर्च थी, इसलिए वो इसके तोड़ को भी अच्छे से जानती है और वो जॉर्ज की बॉडी में हो रहे इस खौफनाक बदलाव को रोकने में डेविस की मदद कर सकती है। डेविस और केट तुरंत जॉर्ज को देखने भागते हैं, जिसे सेंचुरी वालों ने एक मजबूत लोहे के पिंजरे में लॉक कर दिया था। लेकिन उस केमिकल का असर जॉर्ज के दिमाग पर हावी हो रहा था, जिससे उसका गुस्सा सांत्वना से बाहर हो जाता है। और तभी एक भयानक दहाड़ के साथ जॉर्ज उस फौलादी पिंजरे को खिलौने की तरह चकनाचूर कर देता है और बाहर निकल आता है। सेंचुरी में मौजूद मासूम लोगों में भगदड़ मच जाती है। हर तरफ सिर्फ चीख पुकार गूंज रही थी। डेविस पागलों की तरह अपने दोस्त के पीछे भागता है, लेकिन तभी वहां पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई आ धमकती हैं। दर्जनों पुलिस वाले अपनी लोडेड गन सीधे जॉर्ज पर तान देते हैं। एनकाउंटर होने ही वाला था कि डेविस बीच में कूद पड़ता है और जॉर्ज के सामने खड़े होकर उसे शांत करने की कोशिश करता है, और जॉर्ज उसकी बात मानकर रुक भी जाता है। ठीक उसी पल आसमान में एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर चॉपर गड़गड़ाहट के साथ ठीक जॉर्ज के ऊपर आ जाता है। हेलीकॉप्टर में बैठे शूटर बिना सोचे समझे जॉर्ज पर लगातार ट्रैंक्विलाइजर डार्ट्स बेहोशी के तीर दागना शुरू कर देते हैं। कई तीर लगने से जॉर्ज दर्द से तड़पता है और आखिरकार जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। सीन तुरंत शिफ्ट होता है मीलों दूर वायोमिंग के घने और बर्फीले जंगल में। एनर्जीन कंपनी का भेजा हुआ खतरनाक प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप जंगल के अंदर कदम रखता है। इस क्रूर टीम को लीड कर रहा है बर्क। बर्क को जमीन पर दिखता है एक आदमखोर का खौफनाक सुराग, एक ऐसा विशालकाय पंजे का निशान जो किसी भी आम भेड़िए का हो ही नहीं सकता था। मौत उनके बेहद करीब थी, लेकिन उन्हें इसका अंदाजा नहीं था। तभी हिरन का एक झुंड झाड़ियों से भागता हुआ आता है और सब डर जाते हैं। और ठीक उसी पल पेड़ों को चीरता हुआ अंधेरे से निकलता है एक भीमकाय शैतान, म्यूटेटेड भेड़िया। बिजली की तेजी से बाहर निकलता है। वो किसी दानव की तरह कमांडो टीम पर हमला कर देता है। कमांडोज पागलों की तरह अपनी ऑटोमेटिक गन से उस पर गोलियों की बौछार कर देते हैं, लेकिन भेड़िए की फौलादी चमड़ी पर गोलियां बेअसर साबित होती हैं।
राल्फ पेड़ों के बीच छिपते झपटते हुए एक एक करके सभी कमांडोज को तिनके की तरह चबाकर खत्म कर देता है। आखिर में सिर्फ बर्क अकेला जिंदा बचता है। वो घबराकर आसमान में मंडरा रहे अपने बैकअप हेलीकॉप्टर को राल्फ पर फायरिंग करने के लिए चिल्लाता है। लेकिन इससे पहले कि हेलीकॉप्टर वाले कुछ कर पाते, राल्फ पेड़ों के ऊपर से एक गगनचुंबी छलांग लगाता है। हवा में ही हेलीकॉप्टर को अपने विशाल जबड़े और पंजों से पूरी तरह तबाह कर देता है, जिससे जलता हुआ हेलीकॉप्टर सीधे नीचे मौजूद झील में जा गिरता है। झील के किनारे अब सिर्फ मौत का सन्नाटा था। कैप्टन बर्क चारों तरफ से घिर चुका था और मौत बनकर उसके ठीक सामने खड़ा था वो भीमकाय भेड़िया। इससे पहले कि बर्क की उंगली ट्रिगर पर दबती, राल्फ बिजली की तेजी से झपटता है और एक ही कॉल में बर्क को जिंदा चबा जाता है। वायोमिंग के उस घने जंगल में अब एनर्जीन कंपनी की पूरी आर्मी का नामो निशान मिट चुका था। उधर सेंचुरी में इस बवाल को संभालने के लिए एंट्री होती है एक बेहद शातिर और कड़क गवर्नमेंट एजेंट हार्वे रसल की। रसल अपनी पूरी सरकारी फौज के साथ आता है और जॉर्ज को दुनिया की नजरों से छिपाने के लिए एक बड़े मिलिट्री हवाई जहाज में बंद करने का ऑर्डर दे देता है। सिर्फ यही नहीं, वो डेविस और डॉक्टर केट को भी पूछताछ के लिए अपने साथ कस्टडी में ले लेता है। जब डेविस देखता है कि जॉर्ज को प्लेन में डाला जा रहा है, तो वो रसल पर चिल्ला पड़ता है और चेतावनी देता है कि इस आदमखोर होते गोरिल्ला को हवा में ले जाना सीधे सीधे मौत के कुएं में कूदने जैसा है, वो तबाही मचा देगा। लेकिन रसल अपने सरकारी घमंड में चूर था। वो मुस्कुराते हुए डेविस से कहता है कि ठंडे हो जाओ मिस्टर डेविस, गवर्नमेंट के सामने कोई भी दानव टिक नहीं सकता, सब कुछ हमारे फुल कंट्रोल में है। पर वो बेवकूफ नहीं जानता था कि वो आसमान में अपनी मौत का टिकट बुक करा रहा है। हवा में उड़ते हुए उस विशाल हवाई जहाज के अंदर एजेंट रसल डेविस और केट की कुंडली खंगाल रहा था। तभी रसल एक ऐसा धमाका करता है जो डेविस के पैरों तले से जमीन खिसका देता है। रसल खुलासा करता है कि डॉक्टर केट कोई सीधी सादी वैज्ञानिक नहीं है, बल्कि उसे एनर्जिन कंपनी से इसलिए लात मारकर निकाला गया था क्योंकि उसने कंपनी की खुफिया रिसर्च चुराने की कोशिश की थी और इस जुर्म में वो पूरे 13 महीने जेल की हवा खाकर आ चुकी है। यह सुनते ही डेविस का भरोसा टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि केट ने सेंचुरी में उससे झूठ बोला था। उसके पास जॉर्ज को ठीक करने की कोई दवा या तोड़ है ही नहीं। उधर शिकागो के एनर्जिन हेडक्वार्टर में बैठी क्लेयर वाइडन को जब पता चलता है कि जंगल में उसकी आर्मी साफ हो चुकी है, तो वो अपना आखिरी और सबसे खतरनाक पत्ता खेलती है। वो कंपनी के विशाल एंटीना से एक ऐसी रहस्यमयी रेडियो फ्रीक्वेंसी चालू कर देती है जो इन म्यूटेटेड जानवरों के दिमाग को सीधे कंट्रोल कर सकती है। इस आवाज को सुनते ही वो खूंखार भेड़िया और फ्लोरिडा की दलदली नदी से निकलकर वो भीमकाय आदमखोर मगरमच्छ दोनों तबाही मचाते हुए सीधे शिकागो की तरफ दौड़ पड़ते हैं। लेकिन कयामत तो आसमान में आने वाली थी। प्लेन के अंदर भारी बेहोशी की दवा होने के बावजूद जॉर्ज का म्यूटेटेड दिमाग उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेता है। जॉर्ज की बंद आंखें खौफनाक तरीके से खुलती हैं। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो होश में आने लगता है। उस रेडियो फ्रीक्वेंसी के चालू होते ही जॉर्ज के दिमाग पर खून सवार हो जाता है और वो फुल आदमखोर मोड में आ जाता है। एक भयानक दहाड़ के साथ वो प्लेन के अंदर बने मजबूत लोहे के बाड़े को तिनके की तरह फाड़ देता है। प्लेन के अंदर कयामत आ चुकी थी। जॉर्ज वहां मौजूद कमांडोज और एजेंट्स को खिलौनों की तरह हवा में उछाल उछाल कर मारने लगता है। इस मौत के तांडव के बीच डेविस अपनी जान दांव पर लगाकर डॉक्टर केट को सुरक्षित रखने की कोशिश करता है। जॉर्ज गुस्से में एजेंट रसल की गर्दन दबोच लेता है और उसका काम तमाम करने ही वाला होता है कि डेविस बीच में कूद पड़ता है। डेविस की आवाज सुनकर जॉर्ज रसल को जान से तो नहीं मारता, लेकिन उसे इतनी जोर से पटकता है कि रसल वहीं बेहोश हो जाता है। पर आफत यही नहीं रुकती। इस भगदड़ में प्लेन का मेन टरबाइन ब्लास्ट हो जाता है और वो विशाल हवाई जहाज सीधे मौत का गोला बनकर जमीन की तरफ गिरने लगता है। प्लेन चंद सेकंड्स में मलबे में तब्दील होने वाला था। यहां डेविस अपना असली दम दिखाता है। वो बिना एक पल गवाए केट, खुद पर और बेहोश रसल पर पैराशूट बांधता है और कयामत के मुंह से निकलते हुए सीधे आसमान में छलांग लगा देता है। अगले ही पल वो करोड़ों का मिलिट्री प्लेन सीधे जमीन से टकराता है और एक बहुत बड़े मशरूम क्लाउड वाले धमाके के साथ स्वाहा हो जाता है। डेविस, केट और रसल किसी तरह सही सलामत जमीन पर लैंड करते हैं, लेकिन जैसे ही वे प्लेन के जलते हुए मलबे की तरफ देखते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भाई, इतने बड़े हवाई हादसे के बावजूद उस दानव जॉर्ज का बाल भी बांका नहीं हुआ था। वो आग की लपटों को चीरता हुआ बाहर निकलता है
और बिना रुके पागलों की तरह सीधे शिकागो शहर में तबाही मचाने के लिए आगे बढ़ जाता है। जंग के इस मैदान के बीच डेविस केट के सामने खड़ा होता है और दो टूक शब्दों में कह देता है कि अब मैं तुम्हारी एक भी बात पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि तुम एक मुजरिम हो। तब केट टूट जाती है और रोते हुए अपनी मजबूरी का वो पन्ना खोलती है जिसे सुनकर डेविस का दिल भी पिघल जाता है। केट बताती है कि जब वो एनर्जिन कंपनी में थी तब उसका भाई कैंसर से अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। केट ने सोचा था कि वो क्रिस्पर तकनीक से अपने भाई की जान बचा लेगी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि उस कंपनी की मालिक क्लेयर वाइडन इस तकनीक का इस्तेमाल दवा बनाने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को तबाह करने वाले खूंखार हथियार बनाने के लिए कर रही है। केट ने जब दुनिया को बचाने के लिए उस रिसर्च को चुराना चाहा, तो उसे धोखे से पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे ठस दिया गया। केट का यह दर्द सुनकर डेविस का गुस्सा शांत हो जाता है और वो समझ जाता है कि केट दिल की बुरी नहीं है। इसके बाद डेविस अपनी और जॉर्ज की वो दास्तान सुनाता है जो आज तक किसी को नहीं पता थी। डेविस बताता है कि सालों पहले कुछ बेरहम जंगली शिकारियों ने जॉर्ज की मां को उसकी आंखों के सामने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। मां की मौत से सहमा हुआ नन्हा सा जॉर्ज अपनी जान बचाने के लिए उन्हीं शिकारियों के ट्रक के नीचे दुबका हुआ मौत के खौफ से कांप रहा था। ठीक उसी वक्त डेविस की नजर उस बेजुबान बच्चे पर पड़ी। उसने शिकारियों को खदेड़ा और उस दिन से जॉर्ज को अपने बच्चे की तरह पाला। यही वजह थी कि जॉर्ज डेविस को अपने पिता और दोस्त से बढ़कर मानता था। डेविस आगे बताता है कि उन शिकारियों ने रहम की भीख मांगने के बजाय हमारी टीम पर ही बंदूकें तान दी थीं और गोलियां चला दी थीं, जिसके बाद हमने भी अपनी आत्मरक्षा में उन सारे कसाईयों को वहीं जहन्नुम पहुंचा दिया और जॉर्ज को बचा लिया। कहानी वापस वर्तमान में आती है, जहां बेहोश एजेंट रसल को आखिरकार होश आ जाता है। जब उसे पता चलता है कि डेविस ने अपनी जान दांव पर लगाकर उसे मौत के मुंह से निकाला है, तो उसका दिल बदल जाता है। रसल डेविस का शुक्रिया अदा करता है और ठान लेता है कि अब वो इस जंग में पीछे नहीं हटेगा, बल्कि कानून की परवाह किए बिना डेविस और केट की हर मुमकिन मदद करेगा। इसके बाद डेविस, केट और रसल सीधे सेना के एक सीक्रेट कमांड बेस पर पहुंचते हैं। वहां के बड़े बड़े मॉनिटर्स पर साफ दिख रहा था कि गोरिल्ला जॉर्ज और वो दानव भेड़िया दोनों किसी यमराज की तरह सीधे शिकागो शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। डेविस को तुरंत समझ आ जाता है कि इन बेजुबान जानवरों को किसी फ्रीक्वेंसी के जाल में फंसाकर शहर की तरफ खींचा जा रहा है। अब शहर को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, शिकागो पहुंचना। यहां एजेंट रसल अपना असली जलवा दिखाता है। वो सेना के अफसरों को अपनी बातों में उलझाता है और डेविस व केट के लिए मिलिट्री का एक कड़क हेलीकॉप्टर चोरी करवा देता है। डेविस तुरंत चॉपर का थ्रॉटल खींचता है और केट को साथ लेकर सीधे कयामत के केंद्र यानी शिकागो की तरफ निकल पड़ता है। और आखिरकार वो कयामत जिसका डर था, शिकागो शहर की छाती पर आकर खड़ी हो जाती है। गोरिल्ला जॉर्ज, दानव भेड़िया और पानी को चीरकर निकला वो पहाड़ों जैसा भीमकाय मगरमच्छ, तीनों एक साथ शहर पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ते हैं। पल भर में गगनचुंबी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहने लगती हैं। सेना के टैंक्स और गाड़ियां हवा में उड़ रही थी। पूरे शहर में सिर्फ और सिर्फ तबाही का तांडव मच चुका था। इसी मौत के साए के बीच डेविस और केट हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचते हैं। डेविस नीचे का नजारा देखकर जान जाता है कि इन तीनों महादानवों को गोलियों से नहीं रोका जा सकता। इन्हें शांत करने का सिर्फ एक ही रास्ता था, उस म्यूटेशन का एंटीडोट। डेविस बिना वक्त गवाए गिरती हुई मलबे की बारिश के बीच हेलीकॉप्टर को सीधे एक समतल जगह पर उतारता है और दोनों मौत की परवाह किए बिना बिल्डिंग के अंदर दौड़ लगा देते हैं। बिल्डिंग के अंदर मचे इस कोहराम के बीच डेविस और केट सीधे एनर्जीन की खुफिया लैब में जा घुसते हैं। केट की पैनी नजरें तुरंत उस एंटीडोट को ढूंढ निकालती हैं जो इन जानवरों का गुस्सा शांत कर सकता था। दवा हाथ में आते ही उन्हें लगता है कि जंग आधी जीत ली गई है, लेकिन तभी पासा पलट जाता है। कमरे के दरवाजे पर यमराज की तरह आकर खड़े हो जाते हैं क्लेयर और ब्रेट वाइडन। क्लेयर के चेहरे पर जरा भी खौफ नहीं था, बल्कि वो अपनी कामयाबी पर मुस्कुरा रही थी। और उसका डरपोक भाई ब्रेट इस बार हाथ में लोडेड गन लिए सीधे डेविस और केट की छाती पर तान देता है। एंटीडोट हाथ में होने के बावजूद डेविस और केट अब सीधे मौत की कगार पर खड़े थे। लैब के अंदर मौत का सन्नाटा छा जाता है जब क्लेयर वाइडन मुस्कुराते हुए एंटीडोट का एक कड़वा सच बताती है। वो कहती है कि अगर तुम्हें लगता है कि इस दवा से तुम्हारे ये पालतू जानवर वापस चूहे या बिल्ली जैसे सीधे बन जाएंगे, तो तुम गलत हो। ये दवा उनके बड़े आकार को छोटा नहीं करेगी, बल्कि सिर्फ उनके दिमाग से
इस बेकाबू आदमखोर गुस्से को मिटाएगी। और अपनी बात खत्म करते ही वो बेरहम औरत अपने भाई से गन छीनती है और सीधे हमारे डेविस के पेट में गोली दाग देती है। डेविस खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ता है और क्लेयर तड़पती हुई केट को बंधक बनाकर अपने साथ खींचते हुए वहां से भाग निकलती है। वाइडन भाई बहन केट और अपने सारे रिसर्च मटेरियल्स को लेकर बिल्डिंग की छत पर भागते हैं, जहां उनका खुद का प्राइवेट हेलीकॉप्टर खड़ा है। वे शहर से भागने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तभी पूरी बिल्डिंग जोर जोर से हिलने लगती है। नीचे से तीनों मॉन्स्टर्स पूरी ताकत से उस गगनचुंबी टावर पर ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। इससे पहले कि वाइडन का चॉपर उड़ान भर पाता, भीमकाय गोरिल्ला जॉर्ज बिजली की तेजी से टावर की छत पर पहुंच जाता है। जॉर्ज एक भयानक दहाड़ मारता है और अपने विशाल हाथों से वाइडन के हेलीकॉप्टर को एक ही झटके में पूरी तरह मरोड़कर चकनाचूर कर देता है। यह खौफनाक मंजर देखकर डरपोक ब्रेट पागलों की तरह अपनी बहन और केट को वहीं छोड़कर नीचे की तरफ भाग खड़ा होता है। लेकिन क्लेयर वाइडन भूल गई थी कि उसने किसी मामूली इंसान पर नहीं, बल्कि रॉक यानी हमारे डेविस पर गोली चलाई थी। पेट में गोली लगने के बावजूद डेविस मौत को चकमा देकर छत पर वापस लौट आता है और केट को उस चुड़ैल के चंगुल से छुड़ा लेता है। क्लेयर पागलों की तरह चिल्लाते हुए गन तान देती है और उन्हें खुद की मदद करने पर मजबूर करती है। लेकिन डेविस सुपर एक्टिव मोड में था। वो अपनी जान की परवाह किए बिना सीधे जॉर्ज के सामने कूद पड़ता है और उसका ध्यान भटकाने लगता है। उधर केट को मौका मिल जाता है। वो बिना पलक झपकाए एंटीडोट की वो खुफिया शीशी निकालती है और बड़ी ही चालाकी से उसे क्लेयर के पर्स के अंदर सरका देती है। क्लेयर को अंदाजा भी नहीं था कि उसका अपना बैग अब उसकी मौत का सामान बन चुका है, और इससे पहले कि वो शातिर विलन कुछ समझ पाती, जॉर्ज उसे उसके पूरे बैग और एंटीडोट के साथ जिंदा चबाकर सीधे पेट के अंदर उतार लेता है। विलन का काम तमाम हो चुका था और एंटीडोट अब जॉर्ज की बॉडी में अपना असर दिखाने वाला था। उधर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर क्लेयर का डरपोक भाई ब्रेट जैसे ही भागकर बाहर निकलने वाला होता है, दरवाजे पर साक्षात यमराज की तरह एंट्री होती है हमारे कड़क एजेंट हार्वे रसल की। रसल न जाने कैसे इस भयंकर कयामत और मलबे को चीरते हुए पल भर में सीधे शहर के बीचों बीच पहुंच चुका था। रसल को सामने देखकर ब्रेट की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। दरवाजे पर खड़ा एजेंट रसल बड़े ही कूल अंदाज में ब्रेट को अल्टीमेटम देता है कि बेटा, अगर अपनी सलामती चाहते हो तो इस रिसर्च वाला लैपटॉप मेरे हवाले करो और पतली गली से निकल लो। अपनी जान बचाने के लिए अंधा ब्रेट बिना सोचे समझे तुरंत लैपटॉप रसल को सौंप देता है और खुश होकर बाहर की तरफ भागता है कि चलो, जान बची तो लाखों पाए। लेकिन भाई, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। ब्रेट जैसे ही 2 कदम बाहर बढ़ाता है, आसमान से एक भारी भरकम कंक्रीट की दीवार का मलबा सीधे उसके सिर पर आकर गिरता है और वो लालची विलन वहीं पर चटनी बन जाता है। उसका पूरा गुरूर मिट्टी में मिल चुका था। सीन वापस एनर्जिन टावर की छत पर शिफ्ट होता है। डेविस और केट एक कोने में दुबके हुए हैं और सांस रोककर जॉर्ज के अंदर एंटीडोट का असर होने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन केमिकल की वजह से जॉर्ज अभी भी लगातार तोड़फोड़ मचा रहा है। तभी तबाही और बढ़ जाती है जब वो दानव भेड़िया और महाविशालकाय मगरमच्छ भी बिल्डिंग को फाड़ते हुए छत पर पहुंच जाते हैं। अब तीनों महाराक्षस एक ही छत पर थे और पूरी बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह ढहने की कगार पर आ जाती है। डेविस तुरंत दिमाग चलाता है। वो केट को लेकर सीधे वाइडन भाई बहन के उस दूसरे डैमेज हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ जाता है। वो चॉपर को स्टार्ट करता है ताकि वे हवा में थोड़ा ऊपर उठ सकें और नीचे होने वाली इस भयंकर तबाही और गिरती हुई बिल्डिंग के सीधे मलबे की चपेट में आने से बच सकें। तीनों महादानवों के भारी वजन और तांडव की वजह से पूरी एनर्जीन गगनचुंबी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। चारों तरफ कंक्रीट, लोहे और धूल का एक भयंकर गुबार उठ खड़ा होता है। डेविस और केट अपने हेलीकॉप्टर की सूझबूझ से की गई क्रैश लैंडिंग की वजह से इस मलबे से जिंदा बच निकलते हैं। तभी उस विशाल मलबे के ढेर को चीरते हुए गोरिल्ला जॉर्ज बाहर निकलता है। एंटीडोट पूरी तरह अपना काम कर चुका था। जॉर्ज की आंखों की लाली और उसका बेकाबू गुस्सा गायब हो चुका था। वो वापस अपने पुराने सीधे और समझदार रूप में बैक टू हिज ओल्ड सेल्फ लौट आया था और डेविस को पहचान कर साइन लैंग्वेज में बात करने लगता है। लेकिन भाई, खतरा अभी टला नहीं था। वो दानव भेड़िया और कयामत का दूसरा नाम बन चुका मगरमच्छ दोनों अभी भी शहर की सड़कों पर मौत का तांडव मचा रहे थे। इन दोनों को रोकने के लिए डेविस और जॉर्ज एक जांबाज टीम की तरह हाथ मिलाते हैं और ठान लेते हैं कि अब इन दोनों राक्षसों को मिट्टी में मिलाना ही होगा। पर तभी इस मिशन में एक और सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है।
सेना के बड़े जनरल इस तबाही से तंग आकर पूरे शहर पर एक महाविनाशकारी एयर स्ट्राइक करने का फैसला कर लेते हैं, जो जॉर्ज और डेविस के साथ पूरे शहर को राख बना देगा। ये जानते ही डॉक्टर केट तुरंत एजेंट रसल के साथ दौड़ती है ताकि अपनी सरकारी पावर का इस्तेमाल करके सेना के उस फाइटर जेट हमले को हर कीमत पर रुकवाया जा सके। समय बहुत कम था और दांव पर लाखों जानें थीं। अब शुरू होता है इस सदी का सबसे भयंकर महायुद्ध। हमारा जॉर्ज एक सच्चे योद्धा की तरह सीधे उन दोनों महादानवों के सामने सीना तानकर खड़ा हो जाता है। जॉर्ज गुस्से में उस उड़ने वाले भेड़िए को दबोचता है और उसे पटक पटक कर उसकी खाल उधेड़ने लगता है। लेकिन भेड़िया भी कयामत था। वो हवा में उड़कर अपनी पूंछ से नुकीले फौलादी तीरों की बौछार कर देता है, जिससे जॉर्ज लहूलुहान होने लगता है। और भाई, वो मगरमच्छ तो इन दोनों की बाप निकली। पहाड़ों जितनी विशाल मगरमच्छ पर ना तो सेना के मिसाइल काम कर रहे थे और ना ही जॉर्ज की ताकत। वो एक ऐसा अमर दानव बन चुकी थी जिसे हराना नामुमकिन लग रहा था। तभी इस खूनी खेल में हमारा डेविस अपनी मास्टर चाल चलता है। जॉर्ज को हारता देख डेविस खुद मौत के सामने कूद पड़ता है और चिल्लाकर उस उड़ने वाले भेड़िए का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। भेड़िया गुस्से में पागल होकर हवा में ग्लाइड करते हुए सीधे डेविस को चबाने के लिए झपटता है। डेविस लोहे का जिगर रखकर आखिरी सेकंड तक वहीं खड़ा रहता है और जैसे ही भेड़िया करीब आता है, वो हवा की रफ्तार से एक तरफ गोता मार देता है। भेड़िया खुद को संभाल नहीं पाता और सीधे सामने से आ रही यमराज यानी मगरमच्छ के खुले जबड़े के अंदर जा घुसता है। मगरमच्छ बिना एक पल गवाए भेड़िए को गले से दबोचती है और एक ही खौफनाक झटके में उसका पूरा सिर धड़ से अलग करके चबा जाती है। भेड़िए का चैप्टर यहीं क्लोज हो जाता है। भेड़िए का काम तमाम करने के बाद अब मैदान में सिर्फ 2 महाबली बचे थे। जॉर्ज अपनी पूरी ताकत बटोरकर उस दैत्य मगरमच्छ पर घूंसों की बौछार कर देता है, लेकिन लिज़ी को हिलाना नामुमकिन था। वो इतनी खूंखार थी कि एक ही झटके में जॉर्ज को तिनके की तरह हवा में उछाल देती है। जॉर्ज सीधे जाकर कंक्रीट से निकले एक नुकीले फौलादी खंबे पर जा गिरता है, जो सीधे उसके सीने को चीरते हुए आर पार हो जाता है। जॉर्ज दर्द से तड़प उठता है। अपने भाई को मौत के मुंह में देख डेविस का खून खौल उठता है। वो बिना डरे सीधे मगरमच्छ की गर्दन पर बमों की पूरी बेल्ट टांग देता है और पास पड़े हेलीकॉप्टर की तोपों का मुंह खोलकर गोलियों की बारिश कर देता है। लेकिन अफसोस, इस बारूद से उस दानव का बाल भी बांका नहीं होता। ये हमले उसे महज एक खरोंच देकर उसका गुस्सा और भड़का देते हैं। अब लिज़ी अपनी पूरी ताकत से डेविस को जिंदा निगलने के लिए अपना गुफा जैसा जबड़ा खोलती है। डेविस मौत के कुएं के बिल्कुल मुहाने पर खड़ा था। उसकी सांसें थम चुकी थीं। लेकिन तभी इतिहास का सबसे जांबाज योद्धा उठ खड़ा होता है। अपने दोस्त की जान खतरे में देख जॉर्ज अपने सीने के दर्द को भूल जाता है। जमीन से उस फौलादी खंबे को उखाड़ता है और आसमान को चीरते हुए एक ऐसी महाछलांग लगाता है कि सीधे लिज़ी के सिर पर लैंड करता है। जॉर्ज बिना एक पल गवाए उस वज्र जैसे खंबे को सीधे लिज़ी की आंख के अंदर ठस देता है और उसे खोपड़ी के आर पार उतार देता है। एक भयानक चीख के साथ वो पहाड़ों जैसी मगरमच्छ जमीन पर ढेर हो जाती है। पूरे शिकागो को शमशान बनाने वाली कयामत का अंत आखिरकार हमारे जॉर्ज ने कर दिया था। इस महाविनाश के रुकते ही मिलिट्री के कर्नल आखिरी सेकंड पर उस भयानक एयर स्ट्राइक को रोकने का हुक्म दे देते हैं और शिकागो शहर पूरी तरह तबाह होने से बच जाता है। लेकिन मैदान में इतनी बड़ी जंग लड़ने के बाद हमारा जॉर्ज बुरी तरह कमजोर हो चुका था। वो धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसका भारी भरकम शरीर पूरी तरह बेजान हो जाता है। डेविस को लगता है कि उसका सबसे प्यारा दोस्त उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन भाई, जॉर्ज तो ठहरा नंबर 1 नौटंकी। वो अचानक अपनी एक आंख खोलता है और डेविस को चिढ़ाने लगता है। डेविस रोते रोते हंस पड़ता है। साले ने मरने का ऐसा नाटक किया कि रॉक के भी आंसू निकाल दिए। तबाही की उस काली रात के बाद शिकागो में एक नई सुबह होती है। हमारे जांबाज हीरोज डेविस, केट, एजेंट रसल और शहर का मसीहा गोरिल्ला जॉर्ज मुस्कुराते हुए मलबे को पार कर आगे बढ़ते हैं। शहर तो बच गया था, लेकिन अब डेविस के सामने एक नया और बड़ा सवाल था कि इस पहाड़ों जितने विशाल और प्यारे गोरिल्ला का नया घर आखिर कौन सा होगा। खैर, वो जहां भी रहेगा, दुनिया का सबसे महफूज जानवर रहेगा। तो दोस्तों, ये थी रैम्पेज मूवी की पूरी खौफनाक और धमाकेदार कहानी। अगर आपको हमारी ये सीरीज और कड़क स्क्रिप्ट पसंद आई तो चैनल फिल्मी राज को अभी के अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको जॉर्ज का कौन सा सीन सबसे बवाल लगा।
मिलते हैं आपसे अगली धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।